हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी दक्षता के आधार पर श्रेष्ठ पदों पर आसीन होता है तो समाज का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि व्यक्ति किस तरह के परिश्रम से, कितनी मेहनत से और कौन कौन से तरीके अपना करके व्यक्ति श्रेष्ठ पदों पर आसीन हुआ है। तो उसी सिलसिले में हमारा कार्यक्रम है उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बानी, जिसमें हम ऐसे ही व्यक्तियों से मिलते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी में हम उनके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं, जो भारतीय डाक सेवा के अधिकारी हैं और गोरखपुर में प्रवर अधीक्षक डाक के पद पर कार्यरत हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपने इंट्रो में बता ही दिया है, तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके जीवन वृत्त पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम तो मैंने बता दिया अपने दर्शकों को, तो आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन थे, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई थी, ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक छोटे से गांव जो पटना जिला के अंतर्गत आता है, कन्हाईपुर, टोला गंगा प्रसाद, मैं वहाँ पे मेरी जन्म हुई और मेरी प्रारंभिक शिक्षा उस गांव में ही हुई। मैंने 5 तक की शिक्षा वहीं से प्राप्त की। उसके बाद हमारे घर वालों की इच्छा हुई कि और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, तो फिर 4 साल मैंने बेगूसराय में सुहृद बाल विकास संस्थान, एक आवासीय स्कूल था, उसमें पढ़ाई करी। उसके बाद हमारे चाचा शिक्षक थे और उनकी पोस्टिंग मोकामा में थी, तो हम लोग फिर उन्हीं के साथ मोकामा में रहने लगे और वहाँ पे आगे की शिक्षा 1 साल मोकामा में की। फिर 9th और 10th की परीक्षा मोकामा घाट RSM रली हाई स्कूल, जिसमें माननीय रामधारी सिंह दिनकर भी वहीं से यानी सिमरिया घाट के पास ही है, वो लगता है जस्ट सिमरिया घाट के उस पार मोकामा घाट इस पार है और उस पार सिमरिया घाट है, और उसके बगल में CRPF का कैंप भी है। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे पुराने वो शिप जो चलते थे अंग्रेज के समय, वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो मेरी 9th और 10th वहीं से हुई। उसके बाद फिर हमारे चाचा जी का ट्रांसफ़र बाढ़ हो गया और हमारी भी शिक्षा फिर बाढ़ में अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज वहाँ से शुरू हुई, मतलब इंटर की शिक्षा जी। तो थोड़ा सा हम जो है अभी उच्च शिक्षा पर आएंगे, उसके पहले थोड़ा सा मैं आपके माता पिता के बारे में जानना चाहूँगा। मेरी माँ गृहिणी है और उससे हमको सीखने को मिला कि जो शालीनता, वो हमेशा एक बात कहती थी कि मतलब दूसरे से तुम जो आशा करते हो या जो व्यवहार चाहते हो वैसा ही व्यवहार करो। बिल्कुल, ये सादगी मुझे माँ से सीखने को मिली। और मेरे पिताजी एक किसान थे और वो मतलब उनकी जॉब वगैरह हो रही थी, लेकिन उस समय हमारे दादाजी चूँकि अर्ली उम्र में गुजर गए थे, तो घर की जिम्मेदारी उनको आ गई थी, तो उन्होंने घर का काजकाज ही संभाला था। मतलब आपके पिताजी किसान थे? जी। और आपके चाचा जी जो है नौकरी में थे? जी, शिक्षक थे जी। और आपने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की वो अपने चाचा जी के साथ रह के? हाँ, मतलब प्रारंभिक शिक्षा 8-9 के बाद की जो शिक्षा है तो वो चाचा जी, यानी गांव के उस प्राइमरी स्कूल से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, जहां बिल्कुल गांव का एक सामान्य परिवार का लड़का वहाँ जाता है जी। और वहाँ से आपका सफ़र शुरू होता है। आप जैसा कि बता रहे थे कि इंटरमीडिएट की जो आपकी पढ़ाई थी वो आपकी बाढ़ से या कहाँ से? जी, फिर बाढ़ अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज। उसके बाद की जो पढ़ाई उच्च शिक्षा जो आपने लिया उसके बारे में जरा सा? वही इंटर में हमारी एडमिशन मैं BS ISC मैथ से किया हूँ
तो अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज बाढ़ का सबसे उत्कृष्ट महाविद्यालय माना जाता है। उसी में हमारी इंटर की परीक्षा हुई, फिर ग्रेजुएशन की भी वहीं से परीक्षा हुई, और उसी दरमियान मैं कॉम्पिटिटिव तैयारी शुरू कर दिया था। और संजोग ऐसा रहा कि जब हमारी पार्ट थर्ड की परीक्षा हो भी नहीं पाई थी तो मेरी जॉब उस समय लग गई। जॉब प्रारंभिक जॉब हमारी सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो आगरा में लगी थी। अच्छा, मतलब पढ़ाई के दौरान आपको नौकरी मिल गई थी? जी। और कब आप डाक सेवा में आए? डाक सेवा में फिर मैं जब वहाँ 3 साल जॉब किया तो उसके एज ए अपियरिंग कैंडिडेट मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मैं भरा था। वो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम होता था, तो ग्रेजुएट अभी भी होती है, जिसमें कि अभी कैंडिडेट जो पास आउट होते हैं ग्रेजुएट या जो अपियर कर रहे हैं ग्रेजुएट, वो दे सकते हैं। तो मैं चूँकि मेरी परीक्षा हो नहीं पाई थी, भले वो 3 साल का ड्यूरेशन पार हो चुका था, तो मैंने एज ए अपियरिंग कैंडिडेट भरा था और प्रथम प्रयास में ही मेरी सिलेक्शन डाक निरीक्षक के पद पे हो गई थी। डाक निरीक्षक कहाँ पे आप सर्वप्रथम डाक निरीक्षक थे? डाक निरीक्षक पास करने के बाद मेरी पहली जो पोस्टिंग हुई थी असम में हुई थी। अच्छा, असम में हुई? जी, असम में कुछ दिन मैं नौगांव में रहा। नौगांव के बाद सिलचर एक बहुत ही शांत जगह है, वहाँ से मैंने मतलब मूल रूप से कार्य शुरू किया डाक विभाग में। उसके अंदर जब मैं RMS स्पष्ट सब डिवीजन हुआ करता था, उस समय हमारे जुरिस्डिक्शन अगरतला, लमडिंग और मणिपुर, मेघालय, ये सारे मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो 7 प्रांत बोले जाते हैं, तो उसके जो मेन जो राज्य थे उसकी जो डाक की सेवा थी वो वहीं से जाती थी जी। तो उसका मैं देख रेख करता था। उसके बाद फिर मैं गुवाहाटी आ गया। गुवाहाटी के बाद फिर पटना आ गया। अच्छा, तो आप जो है प्रवर अधीक्षक के रूप में आपकी तैनाती कहाँ से शुरू हुई? फिर वहाँ पे एक विभागीय परीक्षा हुई। विभागीय परीक्षा जो हमारे यहाँ PSS ग्रुप B करके होती है, उसमें मैं उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण करने के बाद हमारी पोस्टिंग बलिया पहले हुई। अच्छा। वहाँ पे एज ए डाक अधीक्षक डाकघर हुई और उसके बाद फिर प्रमोशन हो करके तो आप गोरखपुर आए? गोरखपुर, मतलब प्रवर अधीक्षक के रूप में आपकी पहली तैनाती है गोरखपुर की। अच्छा मनीष जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा करते हुए और सेवा काल की चर्चा हमने कर लिया, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी। अच्छा, तो आपकी पत्नी गृहिणी है? हाँ, मेरी पत्नी गृहिणी है। वो उनकी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई है। पटना JD वुमेंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। और बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक अभी 5 क्लास में पढ़ रहे हैं और एक 6 क्लास में। अच्छा, तो आपके परिवार में आपके अतिरिक्त और कोई भाई बहन? हाँ, मेरा एक भाई और एक बहन है। अच्छा, मतलब 3 लोग हैं जी। भाई लोग क्या करते हैं? भाई आपके क्या करते हैं? भाई रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, जो अभी कैसल रॉक कर्नाटका में जगह है। बहुत ही सुंदर जगह है, मैं गया हूँ वहाँ पे वो भी कार्यरत है। और उसकी भी शादी और एक बच्ची है। ठीक है, हमारी बहू जो है वो बैंक में कैनरा बैंक की ब्रांच मैनेजर। अच्छा, चूँकि आप ने पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय अपने गांव के उस गलियारे से शुरू किया था जी। और आपने बताया कि फिर आपकी जो शिक्षा शुरू हुई रामधारी सिंह दिनकर का नाम आपने लिया जी। तो रामधारी सिंह दिनकर उस विद्यालय में जहाँ से वो पढ़े थे वहाँ से उसी विद्यालय से आपने भी पढ़ाई किया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, कम से कम रामधारी सिंह दिनकर जो है शिखर पुरुष हैं साहित्य जगत के, जिनकी चर्चा दुनिया में होती है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि मानी जाती है कि हम अगर किसी श्रेष्ठ महापुरुष के गांव के पास के हों, उस गांव के रहने वाले हों, उनके किसी भी संस्थान से, हाँ, पद चिन्हों पर कहीं से भी अगर व्यक्ति जाता है तो गौरवान्वित होता है।
यही प्रक्रिया है। इसीलिए जो श्रेष्ठ आदर्श होते हैं उसको आदमी जब स्वीकार करता है तो वो श्रेष्ठ रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपने जो सफ़र किया और सफ़र करते करते आज आप इस पद पर आसीन हो गए, तो आप भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और समाज का व्यक्ति आपसे भी सीखता है। तो हम अब ये जानना चाहेंगे कि डाक विभाग, चूंकि डाक विभाग की आप सेवा कर रहे हैं और लगातार काफ़ी दिनों से आप सेवा कर रहे हैं, तो डाक विभाग में सेवा करने का जो अनुभव है उसके बारे में जरा सा हमें आप बताएं कि किस तरह से डाक विभाग आम जनमानस से जुड़ा हुआ है और कितना सुकून मिलता है आपको इस विभाग में कार्य करके। मैं अपनी उच्च शिक्षा के बारे में कुछ चीज़ें छूट गई है, उससे भी जोड़ देता हूँ। फिर जब मैं जॉब में आ गया तो फिर इग्नू के माध्यम से मैंने MA हिंदी किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पोंडेंस से मैंने MBA in HR किया। अच्छा अच्छा। और नेट भी क्वालिफाई मैंने किया, अच्छा, जो UGC द्वारा कंडक्टेड होती है। तो नेट भी पढ़ा और उसका एक जो उपयोग, खास करके ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग, जो मतलब हमारे विभाग में भी उसको करने में, लोगों से बात करने में, उनको समझाने में काफ़ी मदद मिलती है। और जहाँ तक रहा डाक विभाग में, तो डाक विभाग का जो अनुभव है वह काफ़ी अच्छा रहा है। और डाक विभाग की कई सारी योजनाएं हैं, कई सारे स्कीम्स हैं जो अभी भी मुझे लगता है, जब मैं खास करके जब मेला में या किसी ड्राइव के दौरान या जब निरीक्षण या वीक्षण के दौरान जब गाँव में जाता हूँ या अन्य डाकघर में रहता हूँ और वहाँ जब पब्लिक से मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी जानकारियाँ जो है जो होनी चाहिए नहीं हो। नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे माई स्टाम्प की चर्चा करें तो माई स्टाम्प की चर्चा तो मतलब शहर में भी अभी सभी लोगों को नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका वजह है कि पब्लिसिटी उतनी नहीं हो पाती है। मैं यही कर सकता हूँ, जैसे माई स्टाम्प में कोई भी व्यक्ति अपना फोटो डाक पे छपवा सकता है। मुझे याद आती है कि एक पिक्चर थी मुन्ना भाई MBBS के बाद, उसका सिक्वल आया था, तो उसमें वो उन्होंने दिखाया है कि गांधी जी का जैसे तस्वीर है, तो वो भी जो लीड रोल में संजय दत्त रहते तो वो चाहते हैं कि हमारा भी फोटो छपे। तो आज वह सुविधा उपलब्ध है डाक विभाग में, हर व्यक्ति के लिए वो सुविधा उपलब्ध है। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी स्कीमें हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो लोगों को जो उसकी जानकारी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम सभी माध्यम हैं। मनीष जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जब व्यक्ति, विशेष तौर से युवा, जब वो मेहनत करता है और मेहनत करके श्रेष्ठ पदों पर वो आसीन होना चाहता है, तो उसे ये लगता है कि जो व्यक्ति अच्छे पदों पर बैठा हुआ है वो तुरंत जो है बहुत आसानी से वहाँ पहुँच गया है। कहा यह जाता है कि जो भवन दिखाई देता है या जो महल दिखाई देता है सुंदर, उसके नीचे एक बिल्कुल नंगी नींव होती है जो जमीन में दबी होती है और उसके ऊपर वो भवन जो है वो टिका होता है। तो मनुष्य के जीवन में जो श्रेष्ठता प्राप्त होती है उसके लिए कितनी मेहनत, कितनी तपस्या करनी पड़ती है, उसके बारे में जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं, विशेष तौर से हमारा युवा दर्शक जो है। नहीं, मैं युवा दर्शक को ये बताना चाहूँगा कि यदि वो जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे मूल चीज़ संयम होती है। आप यदि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो संयम प्रायोरिटी होती है, आप उसको पालन करें। संयम इन द सेंस आप कह सकते हैं कि यदि आपने कोई लक्ष्य लिया कि ये लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य में जैसे आपने UPSC का लक्ष्य लिया या SSC का लक्ष्य लिया या जो भी लक्ष्य लिया, तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, फिर उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, आपकी क्या कमियां हैं, क्या आप में जानकारी का अभाव है
या क्या चीज़ है जिसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आप उसका पहले खाका एक तैयार कर रहे हैं, जो कहते हैं ना रणनीति आप तैयार कर लें, स्ट्रेटजी तैयार कर लें कि आप कैसे कर पाएंगे उस चीज़ को। और उस स्ट्रेटजी जब एक बार बना लें तो फिर उस पे संयम के साथ, यानी आप यदि डिसाइड कर लिए कि हर 3 महीना या 2 महीना या 1 महीना या प्रत्येक दिन आपने डिसाइड किया कि 3 घंटा ही पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे, जो भी आपने खुद के लिए जो नियम निर्धारित किए उसको आप लगातार पालन करेंगे तो आपको लक्ष्य जरूर मिल जाएगी इसमें, और एक समयबद्ध तरीके से मिल जाएगी। बस है कि जो संयम है और जो आपने अपने लिए जो निर्धारित किया उसको पालन करना पड़ेगा। और यदि आप इस उम्मीद में रहेंगे कि कोई दूसरा आपसे वो शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता है सफलता का। अक्सर जो है जब युवा दिग्भ्रमित होता है तो वो शॉर्टकट फार्मूले की तलाश में लग जाता है। हाँ, मतलब तो सफलता का कोई शॉर्टकट फार्मूला हमें नहीं लगता है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, एक कड़ी मेहनत। हाँ, एक कड़ी मेहनत और निरंतरता और नियमबद्ध तरीके से आपको करनी होगी। और मतलब किसी प्रकार के झांसे में या दिखावे में नहीं आना है कि मतलब जॉब हमारी कोई दे देगा या करवा देगा, हमारे जान पहचान के लोग ये हैं, तो इस बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। कभी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल जो है। अच्छा ये बताएं जो है मनीष जी कि सेवा काल के दौरान चूंकि व्यक्ति का एक पारिवारिक जीवन भी होता है और आपकी पत्नी जो है हाउस वाइफ है और बच्चे अभी आपके छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी सेवा है वो पारिवारिक दायित्वों में कहीं बाधा तो नहीं उत्पन्न करती? किस तरह से जो है आपकी पत्नी आपका सहयोग करती है? नहीं, देखिए दोनों चीज अलग अलग है। और हमारे ऑफिस में टाइम टेबल है, 9:30 से 6 का समय है, तो इसमें होता है कि कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है या कभी कम समय लगता है। तो हमारी वाइफ इस चीज़ को अच्छी तरह से समझती है कि यदि आप जैसे ही पद आपका बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इसमें उनका पूरा सहयोग रहता है। और मुझे भी जब भी समय मिलता है तो मैं अपने बच्चों को खुद से गाइड करता हूँ। उनको स्कूलिंग में कोई भी दिक्कत होती है या पढ़ने में कहीं कोई समस्या आती है तो मैं उनको, जैसे कल संडे था तो मैं उसके साथ 10-11 बजे तक बैठ करके अपना समय दिया। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो उसमें मैं अपना समय बच्चे को भी देता हूँ, और जब कार्य में होता हूँ तो कार्य में पूरा समय देता हूँ। और एक चीज़ मतलब हमारे सीनियर बताए हैं, या ये सही बात है कि आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं, तो आप जो काम करें उसी में पूरा लीन होकर के करें तो काम आसान हो जाता है। मतलब यह है कि अगर व्यक्ति अपने दायित्वों का सही तरीके से विभाजन कर ले तो उसे कोई दिक्कत नहीं। और एक प्लानिंग से आप यदि कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मनीष जी, जो आपने पढ़ाई की और पढ़ाई से लेके आप तमाम, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में थे आप, उसके बाद आप आए बिहार में, अपने प्रांत में आए, फिर बलिया आए, बलिया से आप गोरखपुर में आए। तो गोरखपुर इस समय बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि तो प्राचीन काल से है, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गृह जनपद है। तो गोरखपुर में आपको कार्य करने में कितनी बेहतरी महसूस हो रही है या कोई परेशानी महसूस हो रही है? क्या कहेंगे गोरखपुर के बारे में? नहीं, गोरखपुर के बारे में जो हमारे प्रारंभिक मंशा थी तो उसके विपरीत में पाया, क्योंकि गोरखपुर काफ़ी मतलब मुझे डेवलप्ड सिटी मिला। और यहाँ पे भी रोड वगैरह का जो चौड़ीकरण, जहाँ भी देखते हैं चौड़े चौड़े रोड है, प्लस कई सारे स्कूल्स वगैरह भी हैं और मॉल्स। मतलब जो एक शहर में जो चीज़ें होनी चाहिए तो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। तो गोरखपुर अच्छा शहर लगा। और मतलब विभाग की दृष्टि से, जैसे आपने विभाग में कार्य किया है, विभाग में गोरखपुर थोड़ा सा कंपेरेटिवली, जैसे मैं बलिया में था तो वहाँ 305 ऑफिस थे और एसओ मिला करके 353 ऑफिस थे। यहाँ टोटल 618 ऑफिस हैं, तो काफ़ी बड़ा है, डिवीज़न है। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज और गोरखपुर आते हैं।
लेकिन ठीक है, अच्छा है। अभी जो प्रारंभिक मैं रिमार्क बोलूँगा, अच्छा डिवीज़न है, वो काम करना चाहते हैं, बस उनको एक सही दिशा और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वो अच्छा रिजल्ट देंगे और देना शुरू कर दिए हैं। कई क्षेत्रों में ये ऑलरेडी आगे दिख रहे हैं, मतलब बेहतर संकेत मिल रहा मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बड़े अधिकारियों की जो उम्मीद पे यह मंडल खड़ा हो। उम्मीदों पर दुनिया टिकी होती है। मनीष जी, आप अपने सेवा कार्य के दौरान भिन्न भिन्न प्रांतों में आप रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि माता पिता से मिलने का आपको समय मिल नहीं पाता होगा। तो उनसे मिलने के लिए कैसे समय आप निकालते हैं, या आप माता पिता आपके साथ रहते हैं क्या? हाँ, ये समस्या रहती है। खास करके मैं जब बिहार आया था तो पर्पस यही था कि खास करके माँ पिताजी से ज़्यादा मिल पाऊँगा, लेकिन मतलब ऐसा हो नहीं पाता है कि मैं लगातार उनसे मिल पाऊँ। जब मैं पटना में था तो मैं चाहा कि वो मेरे पास रहें, लेकिन उनकी जो घर से लगाव थी, तो वो फिर हमारे पास नहीं आ पाए। हालांकि अभी छोटे भाई के पास हैं माँ पिताजी, क्योंकि बच्ची जो हमारी भतीजी है काफ़ी छोटी है। अच्छा। और दोनों भाई और बहू जॉब में है तो उनके साथ है। तो ये समस्या रहती है, लेकिन मतलब आजकल फ़ोन संचार और कल भी जैसे व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग एक साथ गांव पे जाते हैं, गैदरिंग होती है, सब लोग मिलते जुलते हैं। कभी मुझे मौका मिलती है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। एक न्यूनता इधर बीच के वर्षों में देखने को मिली कि जो माता पिता अपने खून पसीने की पूरी कमाई, पूरा समय अपने औलादों पर न्यौछावर कर देते हैं, वही औलाद जब आगे बढ़ती है तो वो इस भौतिक चकाचौंध में भूल जाती है कि हमारे पिता और हमारे माता ने कितना मेहनत करके हमें पढ़ाया था, लिखाया था। फिर उनका ध्यान नहीं रह जाता। लेकिन पिता तो पिता होता है, माता पिता हमेशा उम्मीद होती है कि उनको कोई स्थान नहीं ले सकता। उनकी इच्छा भी यही होती है कि हमारा लड़का आगे बढ़ रहा है, बहुत प्रसन्नता होती है। माता पिता तो ऐसे हैं जो हारते हैं तब भी उन्हें प्रसन्नता होती है। ऐसी स्थिति में जो संतानें हैं, चाहे वो पुत्र हों पुत्रियां हों, उनका मतलब इस तरह से विमुख हो जाना, जो लोग ऐसा करते हैं उनके बारे में जरा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए हैं। और इस तरह से यदि माता पिता, वृद्ध माता पिता के लोग उपेक्षा करने वाले लोग हैं, तो उनके बारे में जो है क्या धारणा है आप जैसे उच्चाधिकारी? मतलब मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि यदि ऐसी नौबत कभी ना आने दे कि माता पिता को आपसे दुख हो, क्योंकि माता पिता जो आपके लिए किए वो अमूल्य है। क्योंकि मतलब हर परिस्थिति में उन्होंने आपका ख्याल रखा, आपको मतलब जो कहते हैं ना, मतलब निर्लेश मात्र, मतलब कुछ भी आपसे उन्होंने उम्मीद नहीं रखा और आपकी सेवा की। और अभी भी मतलब माता पिता को खास करके बच्चों से बहुत उम्मीद नहीं रहती है। बस उम्मीद यही रहती है कि वो एक तो बुढ़ापे का सहारा बने और अच्छा से बात करे। उनकी कोई मंशा नहीं रहती है कि हमारा बेटा ये करके दे, वो करके दे। तो आप उनसे यदि अच्छे से बात करते हैं, आप उनसे अच्छे से मिलते हैं और उनका अच्छा से ख्याल रखते हैं, तो भगवान भी आपसे बहुत खुश होंगे। और धरती के तो भगवान वही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होते हैं। तो मनीष जी, बहुत अच्छा आपने संदेश दिया है कि वास्तव में धरती के जो है भगवान हमारे माता पिता ही हैं, और हमें उस भगवान की सेवा में, आराधना में कहीं से कोई कमी नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बिहार प्रदेश से हैं और बिहार का अपना एक प्राचीन इतिहास रहा है, बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है बिहार का। तो आप भिन्न भिन्न जगहों पर रहे हैं, तो वर्तमान में किस तरह से देखते हैं अपने बिहार को? जब आप बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं,
तो बिहार को कितना गर्व होता है? बिहार, जब मैं बाहर कार्य करता हूँ तो मैं एक चीज़ जो कॉमन पाता हूँ कि बिहार के में टैलेंट की भरमार है। बिहार के लोग मुझे हर जगह मिलते हैं और अच्छे पदों पे मिलते हैं। अच्छे पद मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी तो गौरव की बात ये होती है। दूसरी चीज़, बिहार में जो आपने माता पिता की चर्चा की, तो वहाँ पे रिलेशन के प्रति अभी भी ज़्यादा सम्मान मैं बोल सकता हूँ कंपैरेटिवली। लोग मतलब अपने आप को ना समाज से जुड़े हुए ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि समाज से मिले, और कर्सियस भी काफ़ी होते हैं। और जहाँ तक रहा डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट अभी तो वर्तमान में काफ़ी वहाँ पे भी विकास हुआ है, लेकिन और भी विकास की आवश्यकता वहाँ पे है। खास करके पटना में जो विकास हुई है, अन्य जैसे यूपी में मैं आता हूँ तो यूपी में कई सारे शहर हैं जो अच्छे डेवलप्ड हैं, जहाँ की एजुकेशन, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, आगरा। तो पटना में अभी पटना के अलावे अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है वो उतने डेवलप नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूरत है कि उसका भी विकास हो। उसका भी विकास हो। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने चर्चा किया कि रामधारी सिंह दिनकर जिस विद्यालय से पढ़े हैं, उस विद्यालय में आपने अध्ययन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो रामधारी सिंह दिनकर की जो ख्याति है, और मतलब कहा यह जाता है कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जो महामानव जिनको हम संज्ञा देते हैं, ये कभी मरते नहीं जी। ये हमेशा कुछ न कुछ अपने शब्दों से हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। जी। तो रामधारी सिंह दिनकर के जो आदर्श थे उसको आपने कितना अपने जीवन में पाया है अभी तक? ये तो मैं खुद बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने जो राष्ट्रभक्ति और जो राष्ट्र के प्रति जो उनका सम्मान रहा है, तो वो मैं हमेशा फील करता हूँ कि मैं यदि राष्ट्र को कुछ भी दे पा रहा हूँ, चाहे मैं अपने विभाग के माध्यम से हो या अपने कर्तव्य के माध्यम से हो, तो वो जरूर मैं देने का प्रयास करूँ। मतलब एक राष्ट्रभक्ति का जो हाँ, मतलब राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य हमारी होती है ना, हमारी भी तो एक मौलिक कर्तव्य है। बिल्कुल। और एक राष्ट्र के प्रति हमेशा कर्तव्य होता है कि जिस कार्य के लिए मुझे चुना गया या जो कार्य मुझे दिया गया, उस कार्य को मैं अच्छे से अंजाम दे पाऊँ, तो ये भी एक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। और इसको मैं एक कर्तव्य के रूप में लेकर के चाहता हूँ कि उसका सही से पालन कर सकें। मनीष जी, अभी तो आपकी सेवा अवधि जो है वो काफ़ी लंबी है। अभी बहुत दिनों तक आपको इस विभाग में सेवा करनी है, तो लगता नहीं कि जो आपने सेवा किया उसमें अभी कुछ और बेहतर करने की आवश्यकता है? नहीं, ये तो हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्शन नहीं होता है, और जितना भी कीजिए उसमें कुछ न कुछ कमी है। और समय के साथ हमारी भी अनुभव में वृद्धि होगी, और मैं अपने सर्विस को और अच्छा से बेहतरी कर पाऊँगा। अच्छा, इन दिनों की जो है सेवा या अपने अब तक के जीवन की कोई ऐसी घटना जो ना भूल पाए हों, हमारे दर्शकों को बताएं। कोई जीवन में ऐसा वाकया, कोई ऐसी घटना हुई हो क्या, या कोई ऐसी स्मृति हो जो आपको हमेशा कहीं न कहीं जो है दिल के कोने से? ऐसी कई सारी वाकयाएं हैं, अच्छी खराब लगी रहती है, ठीक है, लेकिन मतलब मैंने एज ए होल कह सकता हूँ कि अच्छी ही वाकया रही है। और जहाँ भी कार्य किया हूँ, लोगों से सम्मान मिला है, लोगों से स्नेह मिला है, और उसको मैंने अच्छा महसूस किया, और वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। मतलब आपने इतना अपने जीवन को उस कार्य में खपाया है कि जो है वो इतनी स्मृतियां हैं कि उनको एक जगह कोडिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मतलब खास करके मतलब मैं चूँकि नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया हूँ, तो एक वक्त था कि वहाँ से जब अगरतला अभी भी पता नहीं अभी हो रही है या नहीं,
वहाँ से जो जाने के जो रास्ते थे ना, ट्रेन चलती नहीं थी, बस से जाना पड़ता था। और बस में चूँकि वहाँ पे नक्सलिस्ट और इसकी कुछ समस्याएं रहती थी, तो बस कन्वाय के साथ आगे चलती है। अच्छा अच्छा। तो उस बस के साथ जो यात्रा है, ऐसी कई सारी घटनाएं रही हैं जो कि समय के साथ हाँ नहीं है, लेकिन यह है कि स्मृति पटल पर वो नहीं आ पाते हैं। हाँ, चलिए कई बहुत अच्छा। कार्यों के लिए डाक सेवा अवार्ड भी मुझे मिला है। अच्छा, हाँ हाँ, सेवा काल में जो आपने बेहतर कार्य किया है, तो उसके लिए आपको जो पुरस्कार मिले हैं उसके जी, बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, मुझे डाक सेवा अवार्ड मिली है। मुझे जब मैं यहाँ बलिया में कार्यरत था तो परिमंडल द्वारा अपने कैटेगरी में प्रथम स्थान के लिए मिला है, वेस्टर्न यूनियन के लिए मिला है। तो कई बार मुझे सम्मानित किया गया है, और कई सारे कार्य ऐसे भी रहे जो करके सकून मिला है। एक हमेशा समस्या रहती थी, जब मैं असम में था तो सरकारों के साथ एक समस्या रहती थी कि जो उनके बुक होते हैं बच्चों के लिए, जो बुक पब्लिश होती है 1 to 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो सरकार बुक पब्लिश करती है, अच्छा। असम टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश किया जाता था, तो वो किताब बच्चों तक सही समय से नहीं पहुंच पाता था। अच्छा। ये हमेशा मतलब समस्या रहती है स्कूल वगैरह में कि प्रिंटिंग तो उसकी हो जाती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, लेकिन वो स्कूल तक पहुंचने में समय लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे मंत्री थे हेमंत बिश्व शर्मा, शिक्षा मंत्री थे स्टेट गवर्नमेंट के। तो उन्होंने एक लक्ष्य लिया था कि इस बार बुक्स को समय पे पहुँचाना है। तो डाक विभाग के रूप में मतलब एक प्रोजेक्ट आया था कि हम लोगों को वह बुक पहुँचाने का लक्ष्य दिया गया था। और वहाँ पे एक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है असम में, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, और वो पूरा बुक से भरा हुआ था और सारे बुक्स को स्कूल तक पहुँचाना था। तो हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को किया था, और आपको मतलब कोई लोग भी उम्मीद नहीं किया था कि ये प्रोजेक्ट दिसंबर के स्टार्टिंग में ही सारे ब्लॉक स्तर तक हम लोग बुक पहुंचा दिए थे। तो उसमें ये मतलब ये बहुत बड़ी आपकी एक स्मृति और एक उपलब्धि भी तो है ये जो है। हाँ, मतलब सारे बच्चों को एक खुशी मिली कि मतलब कम से कम बच्चों को इस बार किताब समय से जनवरी में मतलब जैसे ही स्कूल में बच्चे जाएंगे तो उनको बुक्स मिल जाएंगी। नहीं, आपने शुरू में ही कहा कि यदि व्यक्ति के अंदर सक्रियता हो, समर्पण हो, धैर्य हो, तो निश्चित रूप से जो है वो व्यक्ति आगे जाता है। और इसमें भी जो है इतना बड़ा कार्य आपने जो है बिल्कुल कम अवधि में आपने किया, तो ये उसी का नतीजा है कि आपके अंदर जो धैर्य है, जो पेशेंस है, जो सक्रियता है, कार्य से पीछे न हटने की जो कला है, ये सब अपने आप में जो है बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये बहुत बेहतर स्मृति आपने व्यक्त किया है जो है, इससे और लोगों को उसमें हमारे बड़े अधिकारी थे, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला था। ये प्रोजेक्ट समय से हुआ था, तो खास करके जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे, काफ़ी खुशी मिली कि समय से हम लोगों ने पूरा कर दिया। बिल्कुल। डाक विभाग एक ऐसा विभाग है मनीष जी जिसमें बहुत उम्मीद लोगों की होती है। तमाम सारे संदेश जो है डाक विभाग लोगों तक पहुंचाता है, तमाम सारी सामग्री लोगों तक पहुंचाता है। तो जब एक डाकिया जब आम जनमानस के बीच में जब आम व्यक्ति से मिलता है, तो वो उस आम जनमानस और डाकिया के बीच का जो संबंध होता है वो बड़ा मधुर संबंध होता है। उसमें ये मान के चला जाता है कि मतलब कोई न कोई सुखद संदेश जो है डाकिया लेकर के आता है। तो डाक विभाग की ये जो प्रासंगिकता है ये बनी रहे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे मेन चीज राखी में लगे हुए भाई के लिए बहन अपनी रक्षा सूत्र भेजती है, रक्षा बंधन, और हम लोग इंश्योर करते हैं कि रक्षा बंधन के दिन तक भी जितने भी डाक हमारे डाकघर में आ जाए, सबको भाई तक पहुंच जाना चाहिए। इस तरह जो ग्रीटिंग्स आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि 1 जनवरी का ग्रीटिंग्स है तो 31 दिसंबर तक मिल जाए, सब लोगों को मिल जाए। और इस तरह भी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट, आज भी आया था अयप्पा मंदिर का प्रसाद, विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद। तो हम लोग इस तरह से भी लोगों से जुड़ते जा रहे हैं कि वो प्रसाद यदि कोई बाबा भोलेनाथ का दर्शन नहीं कर पाए, उसके बाद भी उसका प्रसाद, वहाँ का रुद्राक्ष
वहाँ का भभूत, वो उसके घर तक 251 रुपये में पहुँच जाएगा। तो यह एक संदेश देने का प्रयास होता है कि अभी भी जो डाक घर है तो आपके घर तक पहुंचने में, आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होगा। डाक विभाग अभी यह भी प्रयास कर रहा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह इसका अपना ई-कॉमर्स का वेबसाइट ऑलरेडी लॉन्च्ड है, जो मंत्री जी द्वारा शुरू किया जा चुका है। तो उस पर हम लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं कि जो लोगों को नहीं मिल पाते हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स है, मखाना है, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब हर राज्य में उपलब्ध होता है और जो सभी देश के सभी कोनों में उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उसको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उनको वह सुविधा मिलती है। और डाक विभाग तो ऐसे भी अभी पोस्टमैन को चलता फिरता बैंक प्रधानमंत्री द्वारा डाकिया डाक लाया के साथ डाकिया बैंक भी लाया। बैंक लाया तो बहुत बेहतर तरीके से मनीष जी आपने अपने जीवन वृत्ति पर और विशेष तौर से अपने विभाग को भी शामिल करते हुए सरकार की जो सेवा आप कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से जो आम जनमानस की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में आपने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी में मनीष कुमार ने अपने जीवन वृत्ति के बारे में आप तक अपनी बात पहुंचाई है। निश्चित रूप से आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूं, फिर अगली बार किसी और इसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।